भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी.के. गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और बाल विकास का कोर्स मैं आपको करवा रहा था, जिसमें हम आज के दूसरे लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, पहला लेक्चर था बाल विकास की अवधारणा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। जैसे आपको समझ में आ गया कि बाल विकास एक्चुअली है क्या, लेकिन बालक का जो विकास है कुछ सिद्धांतों पर होता है, यानी कि उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि बालक का विकास है इस तरीके से होता है, कोई तरीका मैंने आपको बताया कि बालक का विकास इसी तरीके से होता है, तो ये एक सिद्धांत बन गया है कि इसी तरीके से होगा, इसके अलावा और कोई उसका तरीका नहीं है। तो ये सिद्धांत तो है। जैसे पानी आप कैसे पीते हो, जैसे मान लीजिए खाना खाते हो, आप हाथ से खाते हो, हाथ से खाना खाते हो, तो ये एक सिद्धांत बन गया कि खाना कैसे खाया जाएगा, हाथ से ही खाया जाएगा। तो ये एक सिद्धांत ऐसे बन गया। तो ऐसे ही बालक का विकास किन किन तरीकों से होता है, कैसे कैसे होता है, उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। अगर कोई सिद्धांत ये बोल देता है कि बालक का विकास इसी तरीके से होता है, तो वो बालक का विकास है वो उसी तरीके से होगा, है ना। चलिए, वहां पर कुछ सिद्धांत हैं और ये कुछ कुल मिलाकर 8 सिद्धांत हैं। 8 सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, यूपी टेट परीक्षा की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। यूपी टेट परीक्षा के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, डी.के. गुप्ता जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा ईवीएस फॉर यूपी टेट एमपी टेट जो रीट होगा, वहां पर आपको पर्यावरण अध्ययन का पूरा कोर्स मैंने करवा रखा है। और वो कोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है तो बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। उस कोर्स को आप जरूर देखना, आपके यूपी टेट एमपी टेट में वो जरूर काम आएगा, है ना। पर्यावरण का कोर्स मैं करवा चुका हूं, बाल विकास का कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं, और ये है इसमें हमारी तीसरी वीडियो है। यानी कि पहली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस समझाया था, दूसरी वीडियो में आपको सिलेबस के बाद बाल विकास की अवधारणा समझाई थी, आज मैं बाल विकास के सिद्धांत समझा रहा हूं, है ना। तो इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियोस देखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है बाल विकास को लेकर के, क्या सब्जेक्ट में आता है, क्या सिलेबस में आता है, क्या नहीं आता है, तो पहले वाली वीडियोस को आप देखा करिए। कई सारे डाउट्स मैं सॉल्व कर देता हूं पहले वाली वीडियोस में, फिर आप बाद में पूछते हो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग। हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास की दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बाल विकास के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आपकी स्क्रीन पर है, निरंतरता का सिद्धांत। बड़ा ही सिंपल सा है, आप सबको याद होगा। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि बाल का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो अविराम गति से चलती है, यानी कि बिना रुके, बिना विराम के, यानी कि अविराम गति से चलती है ना। तो ये होता है बालक का विकास। और कब से? तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास होता रहता है। बालक का विकास कभी भी नहीं रुकता है। चलिए, केवल सिंपल सा है, सबको पता ही होता है, पहला ही सिद्धांत है तो सबको पता रहता है। तो यहां से आपको पता लग गया निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास है वो अविराम गति से निरंतर चलता रहता है, यानी कि जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर, जन्म से नहीं, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास होता रहता है। हो सकता है कि लंबाई रुक जाए, लेकिन बाकी अलावा जो चीजें हैं वो सारी चलती रहती हैं। जैसे शरीर में दृढ़ता आती रहती है, आप मेच्योर होते जाते हो, जितने उम्र के जितने बड़े आप होते जाते हो उतने ही आप मेच्योर होते जाते हो, है ना। तो सबसे ज्यादा मेच्योर कौन होता है? सबसे ज्यादा मेच्योर होता है सबसे ज्यादा उम्र का इंसान। तो ऐसे ही विकास है तो क्या है, होता रहता है, रुकता नहीं है। चलिए, आपको पहला सिद्धांत समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। ये क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत? समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है इसको स्पष्ट किया है हरलॉक ने। ये सिद्धांत किसने दिया है? हरलॉक ने। आप याद रखेंगे, हरलॉक ने इस सिद्धांत में क्या बोला है? हरलॉक ने बोला है, ये जो कथन है आप देख रहे हैं ना, लिखा है यहां पर प्रत्येक जाति वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, ये कथन है हरलॉक का, है ना, कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका मतलब क्या है? एवरी कास्ट वेदर इट इज एनिमल और मैनकाइंड
फॉलोज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स कास्ट। इसका मतलब यह है कि कोई सी भी जाति हो, जैसे मानव जाति हो या फिर पशु जाति हो, तो मानव जाति में जो विकास है वो एक कॉमन पैटर्न से होता है, पशु जाति में विकास एक कॉमन पैटर्न से होता है। जैसे मानव जाति में आपने देखा होगा बच्चा क्या है, छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, 20 साल के कब हो जाता है, 20-22 साल का लंबाई रुक जाती है, यानी कि फिर उसके बाद भी क्या है, विकास होता रहता है। तो ये एक तरह का पैटर्न है जो आपको इंसान वाली जाति में दिखेगा, मानव जाति में दिखेगा। ऐसे आप पक्षी को देख लो, तो पक्षियों का जो बच्चा है छोटा होता है, थोड़ा सा ही 2-3 महीने में ही वो क्या है, बड़ा हो जाता है। जो छोटे छोटे आपने चिड़िया वगैरह देखी होंगी, तो वो क्या है, बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, घोंसले में तुरंत उड़ना सीख जाता है, फिर तुरंत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा कॉमन पैटर्न है सबका, सारे पक्षियों का ऐसा ही है, सारे पशुओं का ऐसा ही है, मानव जाति में सारे मानवों का ऐसा ही है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये कौन सा सिद्धांत है। आपको ये चीज़ तो पता है कि जो मानव जाति है उसमें कॉमन पैटर्न यानी कि समान जो एक प्रतिमान है उसका अनुसरण हो रहा है, कॉमन पैटर्न है। ऐसे ही आपको पता है कि पक्षियों में भी होता है, लेकिन आपको ये भी पता रखना चाहिए, ये भी पता रखना पड़ेगा कि ये कौन सा सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है ना। आपको दूसरा सिद्धांत समझ में आ गया, समान प्रतिमान यानी कि एक कॉमन पैटर्न होता है, मानव हो जाति हो चाहे पशु जाति हो, है ना। दूसरा आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। अच्छा, इसको बोल सकते हैं कि विकास की गति का सिद्धांत, वृद्धि और विकास की गति का सिद्धांत, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, विकास की गति का सिद्धांत। तो विकास की जो गति है उसका एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या कहता है, वो सिद्धांत कहता है कि जो विकास की गति है वो कभी तीव्र कभी मंद होती है, यानी कि एक समान गति से नहीं चलती है विकास की गति, है ना। याद रखेंगे आप, जो विकास की गति है वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है, कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। आपको अब इसमें यह पता होना चाहिए कि कब तीव्र होती है, कब मंद होती है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो विकास की गति है वो शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, और किशोरावस्था में फिर दोबारा से तीव्र हो जाती है। कैसे, आपको पता ही है, छोटा सा बालक होता है, छोटी अवस्था में आपने देखा होगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जब हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी ग्रोथ एकदम तेजी से हो रही होती है, उसकी जो लंबाई है उसकी सारी चीज़ें तेजी से हो रही होती हैं। लेकिन बाल्यावस्था में 5 से 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसकी लंबाई की जो बढ़ने की गति है वो मंद पड़ जाती है, यानी कि पहले तीव्र गति से हो रहा था विकास, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है, मंद गति से हो रहा है ना, आपने देखा होगा ना। और किशोरावस्था में आपने देखा होगा बालक एकदम से लंबा हो जाता है, आपने देखा ना 11-12 साल का जो बच्चा है वो एकदम से लंबा हो जाता है, उसकी एकदम से लंबाई बढ़ जाती है। तो जो विकास है वो किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होगी, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका रिवीजन हो रहा होगा, कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें नई जानने को मिल जाएंगी, है ना। तो आपको बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखना है, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नई भी जानने को मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने जाना तीसरे सिद्धांत में कि जो वृद्धि और विकास है उसकी जो गति की दर है वो समान नहीं रहती, यानी कि स्पीड जो है उसकी जो रेट है, ऐसा नहीं है कि स्पीड एकदम रुक गई, जो गति है वो एकदम रुक जाती है, रुकती नहीं है। स्पीड कभी एकदम से तेज, कभी एकदम से, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना, कभी 50 पे, कभी 60 पे, कभी 20 पे, ऐसे ही जो स्पीड है उसमें उसकी जो दर है, उसकी जो रेट है वो कम ज़्यादा हो जाती है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो कि शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है, और किशोरावस्था में फिर दोबारा से तीव्र हो जाती है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा सिद्धांत हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे सिद्धांत की तरफ। चौथा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि बालक का हमेशा सबसे पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर उसके बाद उस अंग के जो अन्य भाग हैं उनका विकास होता है। जैसे बालक का सबसे पहले हाथ का विकास होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है। आपने देखा होगा बालक एकदम से, छोटा बालक एकदम हाथ हिलाता है लेकिन उंगलियां नहीं चला पाता उतने अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले बालक के हाथों का विकास होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का। जैसे सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद उसकी गर्दन का विकास होता है, यानी कि हिलाना बाद में शुरू करता है। जैसे सबसे पहले बालक के पैर का विकास होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है। ऐसा तो ये छोटा सा बालक उसके पैरों का भी विकास नहीं है तो उंगलियां चलाना सीख जाए, वो उंगलियां उस तरह से चलाना नहीं सीखेगा।
तो सबसे पहले संपूर्ण अंग जो बड़ा अंग है, फिर उस अंग के जो भाग हैं उनका विकास होता है। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू मूव द एंटायर लिम्ब एंड देन द पार्ट्स ऑफ दैट लिम्ब, यानी कि जो भी भाग है उसके भाग, जो भी शरीर का अंग है उसके जो भाग हैं उनका विकास कब होगा? बाद में होगा। सबसे पहले उस अंग का विकास होगा, संपूर्ण अंग का, है ना। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये सिद्धांत कहता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। चलिए, आपको चारों सिद्धांत समझ में आ गए? नीचे कमेंट्स करके बताते रहना। और आपकी जो ऑफलाइन वाले कमेंट्स हैं वो मैं सारे पढ़ता हूँ, बाद में आपको शाम को सारे आपके ऑफलाइन वाले कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो ऑफलाइन कमेंट्स में कर दिया करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे कल वाला कुछ जो मैंने आपको बताया था, बाल विकास की अवधारणा और बाल विकास के कुछ सिद्धांत, तो 4-5 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो इसी वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा, है ना। इसी वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब आप बोलोगे विकास की कौन सी दिशा होती है? विकास तो मतलब हमारे शरीर का हो रहा है विकास, तो इसकी कौन सी दिशा है? तो इसकी भी एक दिशा है, इसका भी एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कहता है कि बालक की जो दिशा है विकास की वो है सिर से पैर की ओर। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिर से लेकर पैर की ओर विकास होता है बालक का, ये चीज आप याद रखेंगे। सिर से लेकर पैर की ओर कैसे होता है, ये मैंने आपको शायद कल भी बताई थी, है ना। कल बताई थी ना। सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, धड़ का विकास होता है, फिर उसकी गर्दन, फिर उसके हाथों का, फिर उसके पैरों का, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कल आपको कि जैसे बालक सबसे पहले बैठना शुरू करता है, उसके बाद में लास्ट में चलना शुरू करता है ना। सारी चीज़ें, आंख, नाक, कान, उसके हाथ, सारी चीज़ें काम करने लग जाती हैं, लेकिन चलना वो बाद में सीखता है। इसका मतलब क्या है? उसके पैरों का विकास सबसे एंड में हो रहा है, सबसे एंड में हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि सिर से लेकर पैर की ओर हो रहा है। इसके लिए आप एक वर्ड लिख लीजिए, इसके लिए 1-2 वर्ड होते हैं। सिर से पैर की ओर जो विकास हो रहा है उसके लिए वर्ड होता है सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख, पदाभिमुख, मुख, इसको लिख लेना है ना। इसके लिए एक वर्ड और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, हस्तको अधोमुखी। हस्त को अधोमुखी, अधोमुखी, हस्तको अधोमुखी। तो ये 2 वर्ड आप लिख लेना जरूर, है ना। थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, हिंदी की जो वोकेबलरी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स को आप लिख लेना। 1-2 वर्ड और होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सिर पदाभिमुख, हस्तको अधोमुखी, इसको कहते हैं सिर से लेकर पैर की ओर जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, उसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख, है ना। चलिए, आपके 5 सिद्धांत हो चुके हैं। 5 सिद्धांत में कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट्स कर देना, ऑफलाइन वाली कमेंट्स में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां जो सिद्धांत है आपका वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये सिद्धांत ये है कि बालक का, जो मैंने आपको कल बताया था, कई सारे आयाम होते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये सभी जो बालक के विकास हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। all the development of physical, mental, social and emotional all are related to each other, है ना। सारे सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे बालक के अगर शारीरिक शरीर का विकास नहीं हुआ है तो उसके मानसिक विकास पर यह डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अगर बालक शारीरिक विकास नहीं हुआ है, जैसे बालक सुन नहीं पा रहा है, तो सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो शारीरिक विकास डेफिनेटली प्रभावित करता है किसको? मानसिक विकास को। मानसिक विकास प्रभावित करता है आपके सामाजिक विकास को। अब बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है तो समाज में विकास कैसे होगा उसका? सामाजिक विकास, अपनी बातें दूसरों तक कैसे पहुंचा पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। संवेगात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा। संवेगात्मक विकास यानी कि उसका मानसिक विकास अगर रुक गया है तो क्रोध अगर व्यक्त करना चाह रहा होगा तो कर नहीं पाएगा, उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। तो सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं परस्पर संबंध का विकास, है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये हो गया छठवां विकास। अब ये समझ में आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं। आगे का है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये भी एक आपका सिद्धांत है
कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमेशा ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 60-50% आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर है या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर है। चलिए ये आपको अभी याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी कि सामान्य, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। सबसे पहले बालक के सामान्य अंग का विकास होता है, फिर उसके बाद उसके विशिष्ट अंग का विकास होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना एकीकरण के सिद्धांत में, सबसे पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर उसके बाद उसके अन्य भागों का विकास होता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले बालक के सामान्य अंग का विकास होगा, उसके बाद उसके विशिष्ट अंग का विकास होगा। सबसे पहले बालक का हाथ का विकास होगा, फिर उंगलियों का, उसके बाद उसके नाखून वगैरह बाद में आएंगे। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल मैंने देखिए क्या रखा है कि बालक रोते समय सभी अंगों को गति करता है। जैसे छोटा बालक है, छोटा बालक रो रहा है मान लो, तो आपने देखा होगा अपने होठ भी आगे निकालेगा, वो गाल भी अपने फुला लेगा, पूरा मुंह बना देगा रोते समय, है ना, आपको पता है। लेकिन अब आप देखो, आपका विकास हो गया है, आप जब रोते हो तो बिल्कुल होठ वगैरह ये सब करते हो, आपका कौन सा अंग काम करता है? केवल आंख। आंख में से केवल आंसू आएंगे, बाकी का कोई अंग काम नहीं करेगा। यानी कि सबसे पहले सामान्य जो चीजें हैं, उसके बाद विशिष्ट चीजें ही काम करती हैं, है ना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप रोगे या कुछ करोगे तो जैसे बालक परेशान होगा, तो जैसे छोटा बालक है वो रो रहा है, उसको बहुत परेशानी है, तो हाथ हिलाएगा एकदम, आपने देखा हो ना, हाथ हिलाता है एकदम, इधर उधर हाथ मारेगा। लेकिन आपका क्या है, आप परेशान होते हो तो आपका क्या है, विकास हो चुका है। सामान्य के बाद विशिष्ट चीजें ही काम करती हैं केवल। आप जो गुस्सा करोगे तो आपके चेहरे पर ही दिखेगा, आप हाथ नहीं हिलाओगे, है ना। तो वो चीजें होती हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बस इसको रट लेना कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हमारा जो लास्ट सिद्धांत है आज का वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? कि हमारा तो विकास हो रहा है, तो कितने हम मैच्योर हो रहे हैं, कितना अंगों में दृढ़ता आ रही है, हमारी शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो इसकी भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लो किसी बच्चे के माँ बाप लंबे हैं, छोटा बच्चा है, तो आप भविष्यवाणी कर देते हो कि नहीं कर देते हो कि ये बच्चा भी क्या है, लंबा बनेगा, क्योंकि अभी छोटे में ही ये इतना लंबा है और आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा। या फिर इसका एग्जाम्पल और ये है कि जो डॉक्टर होता है वो एक्सरे वगैरह करके, बहुत सारे डायग्नोसिस करके, जो भी है वो सारी चीज़ें एक्सरे वगैरह करके वो आगे की चीज़ें बता देता है। कि डॉक्टर एकदम हड्डी का एक्सरे देखेगा और आप बता देगा अरे ये हड्डी यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसके हाथ में आगे चल के ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये परिवर्तन हो सकता है। तो विकास जो है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ प्रिडिक्शन। यानी कि जो ग्रोथ हो रही है उसकी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि विकास आगे चल के कैसा होगा, है ना। तो विकास की हमेशा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये आपके विकास के सिद्धांत हो गए हैं दोस्तों। ये आपके 8 विकास के सिद्धांत हैं और 8 विकासों के सिद्धांत में भी 5-6 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप सारे ही याद कर लेना, उसमें कुछ है भी नहीं। सारे विकास के सिद्धांतों को आप याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर का प्रश्न आपका जरूर आता है इसमें से, हर बार परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा इसमें से, है ना। ज्यादातर जो इसमें ये है कंफ्यूज रहते हैं एकीकरण के सिद्धांत में, आप इसमें एकीकरण का सिद्धांत याद कर लेना। इसके अलावा ये याद कर लेना कि विकास की जो दिशा है वो कैसी है, सिर से लेकर पैर की ओर, और विकास किस से किस तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये 3-4 चीजें आप याद कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कल की मतलब मैंने आपके लिए ज़्यादा प्रश्न रखे थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन क्या है उसमें थोड़े से गड़बड़ हो गए, तो मैंने थोड़े से कम प्रश्न रखे हैं। कल मैंने आपको बताया था, बाल विकास पढ़ाया था, तो बाल विकास की अवधारणा मैंने आपको समझाई थी, तो उससे कुछ 1-2 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं। और पहला प्रश्न मैं क्वेश्चन ऑफ द डे रखूंगा, जिसका जवाब आप सबको देना है नीचे कमेंट्स में, ऑफलाइन वाली कमेंट्स में, है ना। अभी जो जैसे अभी प्रीमियर चल रहा है ना, तो आप लाइव कमेंट्स करते हो, इसको कट करके नीचे ऑफलाइन वाली कमेंट्स में, अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो ऑफलाइन वाली कमेंट्स में इसका आंसर जरूर करना, और हो सके तो एक्सप्लेन करके करना, एक्सप्लेनेशन के साथ करना, है ना। देखिए प्रश्न पहला बोल रहा है कि बाल विकास इनका अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक का, इनमें से कोई नहीं।
इसका जवाब आपको देना है विद एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट्स करके ऑफलाइन वाली कमेंट्स में। चलिए, और इसका जो आंसर है वो मैं कल बताऊंगा, है ना, कब बताऊंगा, कल बताऊंगा। और अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने आप एट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा एट्रैक्टिव है। तो वहाँ पर ये होता है कि कई सारे यूट्यूब पे आपने देखा होगा एट्रैक्टिव क्वेश्चंस को रखते हैं, जिससे क्या है आपका जो थोड़ा सा एट्रैक्शन है वो क्वेश्चंस के प्रति बढ़ता है और आपको बिल्कुल अच्छा लगता है, आप आंसर करते हो, आपको ये सारी चीज़ होती है। लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम वही चीज़ें करते हैं कि बिल्कुल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वो प्रश्न रखते हैं हम, सामान्य प्रश्न। और जो एग्जाम में आते हैं केवल वही रखते हैं। जो विशिष्ट तरह के एकदम एट्रैक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आते भी नहीं है एग्जाम में। आप कभी भी देख लेना, एग्जाम उठा के कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो यूट्यूब पे आपको प्रीवियस ईयर का दिखेगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। इसके अलावा जो विशिष्ट प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में आते ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप अच्छा स्कोर कर दोगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठा तो बिल्कुल कभी नहीं कर पाओगे, कितने भी क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं। आप समझा करिए चीज़ों को, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब तो आप दे ही दोगे नीचे कमेंट्स में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी? ऑप्शन आपके सामने है, अध्ययन पद्धतियों का, क्षेत्र में अंतर है, या फिर कार्य में अंतर है, या फिर किसी में अंतर नहीं है, यानी कि इन दोनों में अंतर ही नहीं है। चलिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए। सबसे पहले सब लोग नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइए। चलिए आपने आंसर बता दिया होगा और मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रों का अंतर है। अब देखिए हम ये बोलेंगे किसी में नहीं, यानी कि अंतर ही नहीं है, तो ये तो कट गया। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की पद्धतियों में, अध्ययन पद्धतियों में, यानी कि बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं हम अलग तरीके से, बाल विकास पढ़ते हैं हम बिल्कुल अलग तरीके से, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अध्ययन पद्धति का तो मतलब ही नहीं है। क्षेत्रों का मतलब है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र अलग हैं, बाल विकास के क्षेत्र अलग हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक किस तरह से व्यवहार कर रहा है तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं। बालक के विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं वो हम बाल विकास में पढ़ते हैं। तो क्षेत्रों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कार्य में क्या अंतर है? कार्य में तो कोई अंतर नहीं है। बाल मनोविज्ञान का क्या कार्य है, बाल विकास में क्या कार्य होते हैं, तो कार्य का तो मतलब मैच ही नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप में से सभी का आंसर सही होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब देना है आपको नीचे कमेंट्स में। बाल विकास इनका अध्ययन है। अच्छा, मैंने दोबारा प्रश्न पूछ लिया और ऑप्शन कर दिए हैं चेंज, ऑप्शन चेंज करके दोबारा कर दिए हैं। तो इसमें पूछा है बाल विकास इनका अध्ययन है, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं? बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या फिर इन सभी का। बाल विकास अध्ययन है, बाल विकास में क्या चीज का स्टडी करते हैं? नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए। सब लोग नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए। चलिए, और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनके सबके आंसर आपको ऑनलाइन वाली कमेंट्स में ही बताने हैं। जो आपका प्रीमियर चल रहा है, जो आप कमेंट्स कर रहे हो, वहीं पर सबके आंसर बताने हैं। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसका जवाब आपको देना है ऑफलाइन वाली कमेंट्स में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सही होगा उम्मीद करता हूं। सभी बाल विकास में हम सभी चीज़ें पढ़ते हैं। बाल विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, सभी पहलुओं को पढ़ते हैं। बाल विकास में जो बालकों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन हम करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं बाल विकास में हम। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना? बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए इंपॉर्टेंट है, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इंपॉर्टेंट है,
बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण करना किसी भी चीज़ को, बालक के किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना क्या है, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट है, ये तो कट गया यहाँ पर पहले ही। अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए हम बाल विकास पढ़ते हैं। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 4 वाले का आंसर क्या होगा, 4 वाले का आंसर क्या होगा, सभी लोग नीचे कमेंट्स करके बता दीजिए। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जब हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बाल विकास। और इस पर तो मैंने आपको चर्चा करी थी ना, बाल विकास क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने आपको 7 से 8 या फिर 9 पॉइंट्स बताए थे ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि बाल विकास पढ़ना हमें क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ते हैं हम बाल विकास, है ना। बाल विकास में क्या है, बालकों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए हम अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है उसके व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए या फिर उसको एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, ये उसका केवल एक पॉइंट है। उचित पालन पोषण उनका हो सके तो एक केवल एक पॉइंट है। हमको उनका सर्वांगीण विकास करना है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास, सारे विकास, सभी विकास उसके परस्पर एकदम अच्छे तरीके से हो सकें, उसके लिए हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। 4th वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर 5th वाला क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है। अभी मैंने आपको बताया, अभी वाला जो क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पूछा है। जो विकास का प्रतिमान है वो किस क्रम का अनुसरण करता है, बाहर से भीतर, सिर से पैर, एक पार्श्वी या फिर विशिष्ट से सामान्य। बताइए नीचे कमेंट्स करके। अपने क्लास बिल्कुल अच्छे से आज की सुनी होगी तो आप नीचे कमेंट्स करके सब लोग इसका आंसर सही बताएंगे। चलिए आंसर हम आपको बता देते हैं। चलिए आपने बता दी नीचे कमेंट्स करके आंसर। चलिए आंसर हम आपको बता देते हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। सिर से लेकर पैर की ओर विकास कैसा होता है, एक क्रम का पालन करता है। वो क्रम क्या है, सिर से लेकर पैर की ओर। बाहर से भीतर, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। एक पार्श्वी, देखिए बाहर से भीतर यानी कैसा तो नहीं, सबसे पहले बाहरी अंगों का विकास हो जाए फिर उसके बाद भीतर। एक बार को ये बोल देता कि भीतर से बाहर, तो सबसे पहले भीतरी अंगों का विकास होता है उसके बाद बाहर, ऐसा भी नहीं है। वो तो सारे अंग एक साथ विकास होता है और उसमें सिर से लेकर पैर की ओर होता है, यानी कि सिर का पहले विकास होगा फिर वो नीचे चलता जाता है, चाहे अंग बाहरी हो चाहे अंदरूनी। अगर बीच में आएगा तो उसका विकास उतना ही होगा, नीचे आएगा तो विकास बाद में होगा। एक पार्श्वी होता नहीं है, विशिष्ट से सामान्य होता नहीं है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये यहाँ पर उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5th वाले का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपका आज का जो टॉपिक था विकास के सिद्धांत आपने पढ़े और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको लगवाए। काफ़ी इजी प्रश्न थे आपके, बिल्कुल 5 में से आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 5 में से 5 कर दिए होंगे या फिर 4 कर दिए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपसे कल मिलेंगे और आपकी क्लास जो है वो डेली आएगी 9 बजे शाम को। डेली 9 बजे हम आपकी क्लास लेंगे, बाल विकास की क्लास लेंगे। बीच बीच में हम आपको कई सारे टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं एग्ज़ाम्स में करने के लिए, एग्ज़ाम्स में जो आपको ध्यान में रखने होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एग्ज़ाम में जो टाइम है आपका 2.5 घंटे का जो भी टाइम मिलता है आपको, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है। वो सारी चीज़ें बहुत सारी मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी थोड़ी मैं आपको 4 से 5 मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। एक प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर इसके अलावा बाल विकास का कोर्स भी आपका चलता रहेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपसे कल मिलते हैं, कल शाम को 9 बजे। और वीडियो आपको कैसी लगी वो नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।